हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं गडअप कॉम्पिटेटिव क्लास से अरुण सर। तो आप लोग लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे। फटाफट शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया। जो गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस की ओर से आपको सुबह 7 बजे दिया जाता है, डेली दिया जाता है आपको। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे और शेयर कर दें। क्लास स्टार्ट हो गया। आज के बाबा का पिटारा है मोस्ट 25 क्वेश्चन। तो आप लोग जल्दी से लाइव क्लास में जुड़ जाएंगे, शेयर कर देंगे। और हमारे यूट्यूब चैनल गडअप कॉम्पिटेटिव क्लासेस पर जो नए जुड़ेंगे वो सब्सक्राइब कर देंगे ताकि आपका नोटिफिकेशन मिलते रहे। और फटाफट लाइक कर देंगे आप लोग, शेयर कर देंगे आप लोग दोस्तों के बीच। क्लास स्टार्ट हो गया। और इससे वीडियो को देखने के बाद जरूर बताएंगे लास्ट में आप लोग कमेंट में कैसा लगा आज का मस्ट सवाल। जरूर बताएंगे फटाफट सभी को। तो क्लास स्टार्ट हो गया, शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल क्या बोलता है? आज का पहला सवाल क्या बोलता है? राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है। ये आपका सवाल है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम कितने महीने का अंतराल हो सकता है? ये आपका सवाल है। यहाँ पे पढ़ लेंगे फिर से। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम जो आपका कितने महीनों का, ये आपका सवाल है। कितने महीनों का अंतराल हो सकता है, ये आप पढ़ेंगे और इसको नोट कर लेंगे। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आंसर होगा 6 महीने। 6 महीने का अंतराल होता है। राज्य विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल जो होता है 6 महीने का अंतराल होता है। बिल्कुल याद रखें। और इसी टाइप आपका पूछेगा संसद एवं विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम, तो 6 माह हो सकता है। संसद एवं विधानसभा के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितने का, तो 6 माह हो सकता है। और 6 माह से अधिक होने पर राष्ट्रपति एवं राज्यों में राज्यपाल सत्र बुलाने का आह्वान कर सकते हैं। जी बिल्कुल, 6 माह से अधिक होने पर राष्ट्रपति एवं राज्यों में राज्यपाल सत्र बुलाने का आह्वान कर सकते हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें, जो पूछते रहता है। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम, जी बिल्कुल याद रखें, प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र का उद्घाटन में राष्ट्रपति एवं राज्यपाल अपना अभिभाषण देता है। जी बिल्कुल मस्ट है, याद रखें इस तरह। तो आपका पूछिए सवाल, प्रत्येक नवगठित लोकसभा की अभिभाषण शुरू होता है किसके द्वारा? प्रत्येक नवगठित जो लोकसभा का अभिभाषण शुरू होता है आपका राष्ट्रपति के द्वारा। विधानसभा का अधिवेशन पूछा तो राज्यपाल के द्वारा। तो इस तरह आप याद रखें। लोकसभा को तुलना विधानसभा से करेंगे। बिल्कुल याद रखेंगे, लोकसभा को तुलना विधानसभा से करेंगे। जी, लोकसभा को बोलते हैं टेम्पोररी हाउस, तो विधानसभा को बोलेंगे टेम्पोररी हाउस। लोकसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष, तो विधानसभा के सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष। लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है प्रधानमंत्री, तो विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री। इस तरह आप तुलनात्मक करेंगे। बिल्कुल, लोकसभा गठन बोलता है 80। बिल्कुल, लोकसभा अनुच्छेद बोलता है 80, तो विधानसभा अनुच्छेद कितना बोलता है, तो 169। जी बिल्कुल याद रखें, 169 विधानसभा का गठन किया जाता है। सॉरी, यहाँ पे ध्यान से फिर से सुन लेंगे। लोकसभा अनुच्छेद पूछेगा 81। जी बिल्कुल, लोकसभा अनुच्छेद पूछेगा 81, तो विधानसभा पूछेगा तो 170। थोड़ा सा यहाँ पे सुधार लेंगे फिर से। लोकसभा अनुच्छेद पूछेगा आपसे, लोकसभा गठन जो होता है अनुच्छेद कितने के तहत, तो 81। और विधानसभा पूछेगा अनुच्छेद कितने के तहत गठित होता है, तो अनुच्छेद 170। इस तरह याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट दूसरे नंबर सवाल पर। दूसरा सवाल क्या बोलता है कि मनुष्य के लिए जो एड्स जांच किया जाता है, जी कौन सी जांच किसके द्वारा किया जाता है? मनुष्य का जो एड्स होता है, जी यानी एड्स जो होता है जांच किया जाता है, तो एलिसा जांच। एड्स के लिए कौन सी जांच, तो एलिसा जांच किया जाता है। बिल्कुल याद रखें, इस तरह आपसे एग्जाम में पूछते रहता है।
तो एलिसा जांच, बिल्कुल याद रखें। और टाइफाइड के लिए पूछेगा कौन सी जांच, तो विडाल टेस्ट होता है, विडाल टेस्ट जांच किया जाता है टाइफाइड को, बिल्कुल इस तरह याद रखें। और एड्स जो मालूम होगा, एड्स दिवस पूछेगा आपसे, 1 दिसंबर को मनाया जाता है, बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका तीसरे नंबर सवाल पर। तीसरा सवाल, ISS किसका संक्षिप्त रूप है? ISS का संक्षिप्त रूप क्या होगा, ये आपका सवाल पूछ रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर, और शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, अपने ग्रुप में दोस्तों को, अपने ग्रुप में अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। तो ISS का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन आपका होता है, याद रखें, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, STATION, इंटरनेशनल स्पेस इंटरनेशनल ISS का पूरा नाम होता है, बिल्कुल याद रखें। जी बिल्कुल, ISS अंतरिक्ष में स्पेस शटल आदि के मरम्मत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का निर्माण किया गया है। बिल्कुल, ISS जो है आपका अंतरिक्ष में स्पेस शटल आदि के मरम्मत के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन का निर्माण किया गया है। तो इस तरह याद रखें। चलते नेक्स्ट चौथे नंबर सवाल पर। जो अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक कर देंगे, फटाफट शेयर कर देंगे। क्लास स्टार्ट हो गया, अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे, और हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लास पर नहीं जुड़ेंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। सभी मोस्ट क्वेश्चन बनाया गया है जो आपका NTPC में टपकेगा, छपेगा, और आपका नेक्स्ट एग्जाम जो होगा बिहार पुलिस से और आपका बिहार दरोगा, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया, बिहार SSC सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मोस्ट सवाल है। तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, और कलम और कॉपी साथ में रखेंगे, नोट करते जाएंगे, क्योंकि सभी सवाल बढ़िया हैं जो टपकेगा आपका नेक्स्ट एग्जाम में। चौथे नंबर सवाल क्या बोलता है कि गोवा की कार्यकाली भाषा क्या है? जी, गोवा की कार्यकाली भाषा क्या है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आपका आंसर होगा कोंकणी। जी बिल्कुल याद रखें, कोंकणी आपका कार्यकाली भाषा है गोवा की। और पूछिए सवाल कि कोंकणी भाषा जो है ना, कौन सी सूची में शामिल किया गया हमारे संविधान के? तो 8वीं सूची में जोड़ा गया है। बिल्कुल याद रखें, गोवा की राजधानी पणजी जो मांडवी नदी किनारे, बिल्कुल याद रखें, मांडवी नदी किनारे गोवा की राजधानी जो पणजी है, जो मांडवी नदी किनारे। और आपसे पूछिए दूध सागर जलप्रपात जो आपका किस राज्य में स्थित है? तो गोवा में, जो मांडवी नदी किनारे स्थित है, बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे। और गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था, ये भी याद रखें। जो भारत ने 1961 में मुक्ति दिलाया था, भारत ने गोवा को पुर्तगाल से, बिल्कुल याद रखें, 1961। और 1510 में अल्बुकर्क ने गोवा पर अधिकार किया था, 1510 में। और याद रखें, गोवा जो आपका भारत का 25वां राज्य, जो 56वें संविधान सन 1987 के तहत बनाया गया, आपका गोवा को भारत का 25वां राज्य 1987, बिल्कुल याद रखें, बनाया गया 56वें संविधान संशोधन 1987। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। और जी बिल्कुल, गोवा की आपका राजधानी पणजी जो मांडवी नदी किनारे स्थित है। चलते नेक्स्ट आपका 5वें नंबर सवाल पर। पांचवा सवाल क्या बोलता है? तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? ये सवाल है आपका, तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट। जी बढ़िया सवाल, मोस्ट सवाल। अभी तक जो लाइक नहीं की, लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के। क्लास स्टार्ट है, बिल्कुल बाबा का पिटारा शुरू है, तो शुरू से अंत तक बने रहेंगे, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक ऑनलाइन क्लासेस को छोड़ेंगे नहीं। तो चलते नेक्स्ट, यानी तमिलनाडु में हुए नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? बढ़िया सवाल, तो याद रखेंगे C राजगोपालचारी, यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, C चक्रवर्ती, C राजगोपाल यानी आंसर लिखेंगे आप लोग C राजगोपालचारी, C राजगोपाल
यानी चक्रवर्ती राजगोपालचारी आपका जो तमिलनाडु में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। जी बिल्कुल। अभी याद रखें, ये भी याद रखें, पूछेगा सवाल आपसे कि भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर कौन था। स्वतंत्र भारत का भारतीय अंतिम गवर्नर कौन था, तो श्री राजगोपालचारी। बिल्कुल याद रखेंगे। और जिस तरह आपका नमक सत्याग्रह 1930 में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, ये भी याद रखें। नमक सत्याग्रह 1930 में किसके द्वारा शुरू किया गया था, तो गांधी जी के द्वारा। जो आपका 6 अप्रैल 1930 को डांडी गांव से नमक कानून तोड़कर करके नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। जी, गांधी जी ने 6 अप्रैल 1930 को डांडी गांव में नमक कानून तोड़कर नमक सत्याग्रह में से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। और जो आपको मालूम है, डांडी जो आपका गुजरात के भुज जिला में स्थित है, तो इस तरह आप याद रखें, जो हमेशा सवाल पूछते रहता है। बिल्कुल। और एक याद रखें, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, जी पूछेगा सवाल, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक पत्रिकाएं जारी किया था। जी बिल्कुल। तो याद रखें, हरिजन। बिल्कुल। कौन सी पत्रिकाएं शुरू किया था, तो हरिजन पत्रिकाएं निकाले थे, जो दलितों को हरिजन नाम दिए गए। बिल्कुल। और भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किए गए। तो इस तरह याद रखें। जी पूछेगा सवाल कि कौन सी आंदोलन के समय जो हरिजन पत्रिकाएं शुरू किया गया था, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इस तरह आप याद रखेंगे। चलते नेक्स्ट 6ठे नंबर सवाल पर। 6ठा सवाल क्या बोल रहा है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ स्थित है। ये आपका सवाल है, सलारजंग म्यूजियम कहाँ में अवस्थित है, ये आपका सवाल पूछ रहा है। जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर, फटाफट बता देंगे सभी को मिलकर। और अभी तक जो सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कर दें। और हमारे यूट्यूब चैनल गड़प कॉम्पिटिटिव क्लास पे जो नए जुड़े हैं, वो सब्सक्राइब कर देंगे। जी बढ़िया सवाल, मस्ट है। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आपका सलारजंग जो म्यूजियम पूछेगा, तो आपको हैदराबाद में। जी बिल्कुल। कहाँ में, हैदराबाद में स्थित है, याद रखें। और आपका पूछेगा सवाल, राष्ट्रीय पोषाहार संस्थान कहाँ में, तो हैदराबाद। जी बिल्कुल। राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ है, तो आपका हैदराबाद। एयरफोर्स एकेडमी कहाँ, हैदराबाद। नेशनल पुलिस एकेडमी कहाँ है, तो हैदराबाद। चार मीनार कहाँ है, तो हैदराबाद। इस तरह आप याद रख सकते हैं, जो हैदराबाद मूसी नदी किनारे स्थित है। और हैदराबाद और सिकंदराबाद के बीच में एक हुसैन सागर झील स्थित है, ये भी याद रखेंगे। और आपसे पूछा है कि भागनगर के नाम से किसको बोलते थे, हैदराबाद। भागनगर के नाम से किसको कहा जाता था, तो हैदराबाद को। जी बिल्कुल याद रखिए इस तरह। और पूछिए सवाल, खुदाबख्श ओरिएंटल जो आपका लाइब्रेरी कहाँ में, तो पटना में। बिल्कुल याद रखें, खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी कहाँ में, तो पटना में। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। जो आपका खुदाबख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी को 1967 में राष्ट्रीय पुस्तकालय घोषित किया गया था। बिल्कुल इस तरह याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट आपका 7वें नंबर सवाल पर। 7वां सवाल क्या बोलता है, मनुष्य के शरीर में वर्टेब्रा भाग है। वर्टेब्रा भाग किसका है, ये आपका सवाल है। मनुष्य के शरीर में जो आपका मनुष्य के शरीर में जो वर्टेब्रा भाग है, किसका भाग है, ये आपका सवाल बोल रहा है, पूछ रहा है। जी बिल्कुल जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर, फटाफट जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। तो आंसर होगा रीढ़ की हड्डी का भाग है। जी बिल्कुल याद रखें, रीढ़ की हड्डी का भाग है आपका मनुष्य के शरीर में। वर्टेब्रा भाग किसका है, तो शरीर की हड्डी का भाग है। जी बिल्कुल याद रखें। तो पूछता है सवाल आपका, रीढ़ की हड्डी जो सबसे जो आपका मजबूत हड्डी होती है, रीढ़ की हड्डी। बिल्कुल याद रखें। और कुछ हड्डी के नाम लेते हैं, जैसे मैं पूछिए आपसे, घुटना नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, पटेला नामक हड्डी कहाँ पाया जाता है, तो घुटना में। फीमर हड्डी नामक कहाँ पाया जाता है, तो जांग में। फ्लेंजेज नामक हड्डी जो पाया जाता है अंगुली में। जी बिल्कुल याद रखेंगे। इस तरह आपसे पूछते रहता है एग्जाम में। जो हुमरस पूछेगा, ऊपरी बाहु को बोलते हैं हुमरस। जी बिल्कुल। और रेडियो अल्ना जो अग्रबाहु को बोलते हैं। जी बिल्कुल, जो हड्डी नामक पाया जाता है। और कला, हाँ पूछिए सवाल कि हाथ की कलाई की हड्डी क्या बोलते हैं, कार्पल्स। कस से कलाई, कस से कार्पल्स, इस तरह याद रखें। और हाथ के जो
हथेली जो होते हैं उसको क्या बोलते हो, तो मेटाकार्पल्स। जी बिल्कुल, मेटाकार्पल्स। और हाथ के अंगुली को क्या बोलते हैं, तो फ्लेंजेज। हाथ के अंगुली को क्या बोलते हैं, तो फ्लेंजेज बोलते हैं। और जांग जो आपका फीमर होते हैं, बिल्कुल याद रखें। और घुटना की हड्डी को क्या बोलते हैं, पटेला। इस तरह आप याद रख सकते हैं, बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। जी बने रहेंगे शुरू से अंत तक, सभी मस्ट सवाल है जो आपको एनटीपीसी में टपकेगा छपेगा। जी बिल्कुल, सभी एग्जाम के लिए बनाया गया मस्ट सवाल है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 8वें नंबर सवाल पर। पेरिस्कोप में प्रयोग किया था, ये आपका सवाल है। पेरिस्कोप में कौन सी शीशा का प्रयोग किया था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बताते हैं सभी को मिलकर फटाफट। पेरिस्कोप में कौन सी शीशा का प्रयोग किया था, तो याद रखें साधारण शीशा। जी बिल्कुल याद रखें, साधारण शीशा का प्रयोग किया जाता है आपका पेरिस्कोप में। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखेंगे। और पूछा सवाल, दूरदर्शी में कितने लेंस होते हैं, तो दो लेंस होते हैं। दूरदर्शी में कितने लेंस, दो उत्तल लेंस होते हैं। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। और पेरिस्कोप का प्रयोग जी अंदर की वस्तु को देखने के लिए किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 9वें नंबर सवाल पर। 9वां सवाल क्या बोलता है कि दही में एसिड होता है। जी बिल्कुल, दही में कौन सी नमक एसिड पाया जाता है, ये आपका सवाल है। जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। तो लैक्टिक एसिड, बिल्कुल याद रखें। लैक्टिक एसिड जो आपको दही में पाया जाता है, बिल्कुल। और पूछिए आपसे सवाल कि मक्खन में कौन सी, तो ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल जो आपको पाया जाता है वो मक्खन में पाया जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। और पूछिए सवाल, टमाटर में कौन सी एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक। इमली में कौन सी, तो टार्टरिक। संतरा में कौन सी एसिड, तो सिट्रिक। और नेटल का डंक, बिच्छू के डंक में मैथोनिक अम्ल। चिट्टी के डंक में कौन सी एसिड, तो मैथोनिक एसिड। इस तरह याद रखिए। आप फार्मिक अम्ल वही बोलते हैं, चिट्टी के डंक में कौन सी, फार्मिक अम्ल। ये आप पूछे सिरसा में कौन सी आपका जो बोलते हैं, सिरका में कौन सी एसिड पाया था आपको, एसिड। तो एसेटिक एसिड सिरका में। अचार में कौन सा, तो एसेटिक एसिड। इस तरह आप याद रख सकते हैं। और सोडा वाटर में पूछा, सोडा वाटर में कौन सी एसिड, कार्बोनिक एसिड पाया जाता है। जी बिल्कुल, इस तरह याद रखें। एक सवाल पर कई सवाल बना आपको, तो इस तरह आपका रिवीजन होगा। RNR होगा तो जरूर आपका एनटीपीसी में टपेगा छपेगा। जी बिल्कुल। तो सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया था, तो CO2 का। जी ये भी याद रखें, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस का, तो CO2 का प्रयोग किया था। और सोडा वाटर के लिए कौन सी एसिड, कार्बोनिक एसिड। और सेब में कौन सा एसिड, मैलिक। और आपसे पूछे अंगूर में कौन सा एसिड, टार्टरिक। और खाना पचाने में कौन सा एसिड, तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। और कपड़े से जंग धब्बे को हटाने में कौन सा एसिड, तो ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह आपका जी मिला सवाल, तो आपका पक्का 1 नंबर 2 नंबर सवाल टपेगा छपेगा आपका एनटीपीसी में। जी जो सवाल अभी पूछ रहा है साइंस से। चलते नेक्स्ट आपका 10वें नंबर सवाल पर। 10वां सवाल, म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल आपका। म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति कौन थे, ये सवाल है आपका। तो जल्दी से बता देंगे फटाफट सभी को मिलकर। जी मास्ट सवाल है, बढ़िया सवाल है। तो आपका जी बता देंगे जल्दी से फटाफट। तो आपका आंसर होगा हितन हितन क्वाय ऑन्ग सांग सू। बिल्कुल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। हितन क्वाय हितन क्वाय ऑन्ग सांग सू। फिर से मैं रिवीजन करता रहूँगा आपका। यानी सवाल फिर से मैं रिवीजन करता रहा हूँ, क्या सवाल बोल रहा था कि म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति कौन थे, ये आपका सवाल है। तो ये आपका आंसर होगा हितन कयाओ। जी बिल्कुल, याद रखें हितन जो आपका होता है कयाओ, आपका म्यांमार म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति हुए। बिल्कुल याद रखेंगे, हितन कयाओ।
तो इस तरह याद रखें म्यांमार के पहले सिविलियन राष्ट्रपति थे हितन कयाव। तो चलते हैं नेक्स्ट 11वें नंबर सवाल पर। 11वें नंबर सवाल क्या बोल रहा है कि भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ था, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट, भारत में पहली बार इंटरनेट कब शुरू हुआ था, ये सवाल पूछ रहा है आपसे। तो आपका आंसर होगा 15 अगस्त 1995। जी बिल्कुल याद रखें, 15 अगस्त 1995 को भारत में पहली बार इंटरनेट शुरू किया गया था। जी बिल्कुल याद रखेंगे, जो आपका एग्जाम में पूछता है, आपका टपकता है, छपता है, बिल्कुल याद रखें। चलते हैं नेक्स्ट 12वें नंबर सवाल पर। 12वां सवाल क्या बोल रहा है कि हैप्पीनेस इंडेक्स कब शुरू हुआ, ये आपका सवाल है। हैप्पीनेस इंडेक्स कब शुरू हुआ, ये आपका सवाल बोल रहा है। तो आपका आंसर होगा 2012। जी बिल्कुल याद रखें, हैप्पीनेस इंडेक्स कब शुरू हुआ, तो आपको 2012 में हुआ, बिल्कुल याद रखें। जो आपका एक सवाल पूछा है विश्व खुशहाली जो दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है, ये भी याद रखें। जी विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो 20 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह आप याद रखें, यानी हैप्पीनेस इंडेक्स 2020 जो जारी हुआ उसमें प्रथम देश कौन सा, तो फिनलैंड। जी बिल्कुल याद रखें, फिनलैंड प्रथम देश है और भारत का स्थान 144वां। विश्व खुशहाली यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में भारत का स्थान 144वां है। जी बिल्कुल याद रखेंगे। और प्रथम देश कौन सा है, फिनलैंड। और आपसे पूछा है कि विश्व खुशहाली दिवस कौन जारी करता है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल याद रखें, संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जारी किया जाता है विश्व खुशहाली दिवस। बिल्कुल याद रखें, जो भारत का स्थान आपका 144वां और पहला स्थान फिनलैंड। और विश्व खुशहाली हैप्पीनेस इंडेक्स कब शुरू हुआ, तो 2012 को शुरू किया गया है। बिल्कुल याद रखें। चलते नेक्स्ट आपका 13वें नंबर सवाल पर। 13वां सवाल का फ्लोर पेंटिंग में कौन सी कला का प्रयोग होता है। जी ये सवाल आपका है, फ्लोर पेंटिंग में कौन सी कला का प्रयोग होता है, तो मधुबनी पेंटिंग। जी बिल्कुल याद रखें, जो बिहार का मधुबनी पेंटिंग, बिल्कुल याद रखें। इस तरह फ्लावर पेंटिंग में कौन सी कला का उपयोग होता है, तो मधुबनी पेंटिंग। चलते हैं नेक्स्ट आपका 14वें नंबर सवाल पर। 14वां सवाल क्या है कि बोमडिल्ला दर्रे किस राज्य में स्थित है, ये आपका सवाल है। तो आपका आंसर होगा अरुणाचल प्रदेश। जी बिल्कुल याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश आपका आंसर होगा बोमडिल्ला दर्रे। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 15वें नंबर सवाल पर। 15वां सवाल क्या हो रहा है कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है। जी जस्ट मैंने बताया अभी कि विश्व खुशहाली दिवस कब मनाया जाता है, तो आपका आंसर होगा 20 मार्च को। जी बिल्कुल याद रखें, 20 मार्च को आपका विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है। चलते नेक्स्ट आपका 16वें नंबर सवाल पर। 16वां सवाल क्या हुआ कि भारत के सिविल सेवा का जनक किन्हें माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा का जनक किन्हें माना जाता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर और फटाफट शेयर कर देंगे अपने दोस्तों बीच। क्लास स्टार्ट है, जो अभी तक लाइक नहीं किए लाइक कर देंगे, फटाफट सब्सक्राइब कर देंगे। जी बिल्कुल फटाफट सभी को मिलकर। तो आपका ये सवाल मोस्ट है, भारत के सिविल सेवा का जनक किन्हें कहा जाता है, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे, यानी आपका आंसर होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। जी बिल्कुल याद रखें, लॉर्ड कॉर्नवालिस आपका जो सिविल सेवा का जनक बोलते हैं, बिल्कुल याद रखें इस तरह। और आपसे पूछेगा सवाल कि कोड है, जो कोड है प्रणाली किसके द्वारा शुरू किया गया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, इस तरह याद रखें। और बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये भी याद रखें, ये भी सवाल हमेशा पूछता है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त लागू किसने किया, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस 23 मार्च 1793 को। जी बिल्कुल इस तरह याद रखेंगे, जो मोस्ट सवाल है आपका एग्जाम में टपकता है, छपता है। चलते हैं नेक्स्ट आपका 17वें नंबर सवाल पर। 17वां सवाल क्या बोला कि भारत में ASLV पहली बार कब इस्तेमाल किया गया था, ये आपका सवाल है। भारत में प्रथम बार ASLV का इस्तेमाल कब किया गया था पहली बार, ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता दें सभी को मिलकर फटाफट
जी बिल्कुल, तो 1987, जी याद रखें 1987 में आपका भारत में ASLV जो प्रयोग किया गया था पहली बार 1987 में। जी बिल्कुल, ASLV D3 को आपका जो 20 से यानी 1992 को श्रीहरिकोटा से 17 तृतीय अंतरिक्ष यान छोड़ा गया। जी ASLV D3 को जो 1992 ईस्वी को श्रीहरिकोटा से 17 तृतीय अंतरिक्ष यान छोड़ा गया था। जी बिल्कुल याद रखें। और पूछे सवाल ASLV जो आपका 4 को कब छोड़ा गया, तो 1994। कहाँ से छोड़ा गया? श्रीहरिकोटा से। जी बिल्कुल याद रखें, ASLV D4 को छोड़ा गया 1994 में। तो कहाँ से छोड़ा गया? तो श्रीहरिकोटा से। तो इस तरह याद रखें। और अस्त्रास 3 और अस्त्रास 4 विज्ञान से संबंधित है जो उपग्रह था। जी बिल्कुल याद रखें, जो अस्त्रास 3 और आपका जो अस्त्रास 4 जो विज्ञान से संबंधित है, जो एक सैटेलाइट था। बिल्कुल इस तरह याद रखें। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 18वें नंबर सवाल पर। 18वां सवाल क्या बोलता है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापित के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ये आपका सवाल है, जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। सवाल है कि लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? ये आपका सवाल पूछ रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर। जी बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है। तो आपको आंसर याद होगा। जी बिल्कुल, LM सिंधवी समिति। LM सिंधवी समिति आपका आंसर होगा। जी बिल्कुल याद रखें, लोकतंत्र और विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं को पुनः स्थापना के लिए राजीव गांधी द्वारा 1986 में गठित समिति का नाम क्या था? तो याद रखें LM सिंधवी समिति। जी बिल्कुल याद रखें। और आपको मालूम होगा कि जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का स्थापना की गई थी वो किसके सिफारिश पर? तो आपको बलवंत राय मेहता समिति की असंतुष्टि पर त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना की गई थी 1957। और बिल्कुल याद रखें, 2 अक्टूबर 1959 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नागौर से पंचायती राज की शुरुआत किया। जी पूछेगा सवाल, पंचायती राज का शुभारंभ कब किया गया? तो 2 अक्टूबर 1959 को किसके द्वारा? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। जी बिल्कुल याद रखें। और अशोक मेहता समिति पूछेगा, अशोक मेहता समिति का गठित कब हुआ? तो 1977। अशोक मेहता समिति कब बनाई गई थी? तो 1977। जो बिल्कुल 2 स्तरीय था अशोक मेहता समिति, एक जिला परिषद एक मंडल समिति। जी बिल्कुल याद रखें, जिला परिषद एक मंडल समिति। बिल्कुल। और क्या पूछेगा सवाल, GV राव समिति कब बनाया गया? तो 1985। GV राव समिति कब बनाया गया? 1985। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। और LM सिंधवी समिति जो बनाया गया था 1986। तो बिल्कुल याद रखें। और जी सवाल याद रखें, जो आपको LM सिंधवी समिति के द्वारा सिफारिश पर पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जी पूछे सवाल, पंचायती राज को जो संवैधानिक दर्जा दिया गया वो किसके सिफारिश पर? तो LM सिंधवी समिति के सिफारिश पर, जो 1986 में गठित हुआ था। जी बिल्कुल याद रखें इस तरह। आपका एग्जाम में पूछता टपकता छपता। बिल्कुल याद रखें। अब जो बलवंत राय मेहता समिति जो त्रिस्तरीय है, वो त्रिस्तरीय में आपका जो होता है ग्राम पंचायत, ब्लॉक और जिला परिषद। बिल्कुल याद रखें इस तरह, ब्लॉक जिला परिषद इस तरह याद रखें। त्रिस्तरीय में 3 होता है, सबसे ऊपर जिला परिषद, उसके बाद ब्लॉक, उसके बाद ग्राम पंचायत। जी बिल्कुल इस तरह याद रखें। ग्राम सभा जो होता है आपका त्रिस्तरीय होता है। और पंचायती राज अनुच्छेद पूछिए 243। जी बिल्कुल, पंचायती राज 243 भाग पूछिए तो 9। और ग्राम पंचायत गठन पूछिए तो अनुच्छेद 40। इस तरह याद रखें, आपका एग्जाम में पूछता है। और पंचायती राज भाग कितना? तो 9वीं। और आपका अनुसूची कौन सी? तो 11वीं अनुसूची। और पंचायती राज में 29 विषय प्रदान किए गए हैं। बिल्कुल इस तरह याद रखें। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए आपको पूछेगा कितना उम्र होना चाहिए? न्यूनतम उम्र तो 21 वर्ष। तो चलते हैं नेक्स्ट आपका 19वें नंबर सवाल पर। तो इस तरह पे जी पढ़ेंगे तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट होगा। मोस्ट सवाल है सभी। तो 19वां सवाल क्या बोलता है, टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को
कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी सवाल क्या बोलता है यहाँ पे कि टेलीफोन लाइनों के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम क्या है? ये आपका सवाल है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी बिल्कुल बता देंगे जल्दी से सभी को मिलकर। तो टेलीफोन लाइन के माध्यम से संचार के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली डिवाइस का नाम मॉडेम। जी बिल्कुल, क्या नाम है? मॉडेम आंसर आपका होगा। मॉडेम बिल्कुल याद रखें, मॉडेम का जो आपका डिवाइस का नाम है। चलते नेक्स्ट आपका 20वें नंबर सवाल पर। 20वां सवाल का अपोलो 11 पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य चांद पर उतरा था किस वर्ष में प्रक्षेपित किया गया था? ये आपका सवाल बोल रहा है। तो जल्दी से बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी जल्दी से बता देंगे, शेयर शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के बीच। और आज का लास्ट सवाल है जी, इसको देखने के बाद जरूर बताएंगे आप इस वीडियो को देखने के बाद आज का मोस्ट सवाल कैसा लगा जरूर बता देंगे सभी को मिलकर फटाफट। जी एक यानी अपोलो 11 जो था आपका, जो पहला कृत्रिम उपग्रह जिससे मनुष्य के चांद पर उतरा था, तो 1969 में प्रक्षेपित किया गया था। कब किया गया था? 1969 में। 1969 1969 में प्रक्षेपित किया गया था, बिल्कुल याद रखें। और आपका जो 1969 जो आपका अपोलो 11 का प्रक्षेपण अमेरिका के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जो पूछेगा सवाल, अपोलो 11 को प्रक्षेपित किया गया तो अमेरिका के द्वारा। जी बिल्कुल। और प्रथम व्यक्ति जो था चांद पर नील आर्मस्ट्रांग, जो आपका अस्ट्रांग कदम रखा, बिल्कुल याद रखें। और फिर एडविन एडलिन ने कदम रखा। जी बिल्कुल, प्रथम बार पूछा तो नील आर्मस्ट्रांग, और उसके बाद फिर जो आपका एडविन एल्ड्रिन ने कदम रखा था। जी बिल्कुल। और नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि मानव के लिए एक छोटा छलांग है। जी बिल्कुल, नील आर्मस्ट्रांग ने कहा कि मानव के लिए यह एक छोटा छलांग है। बिल्कुल याद रखें इस तरह। तो आज का मोस्ट 20 क्वेश्चन मिला आपको। जी बिल्कुल, तो याद रखें इस तरह। तो आज का मोस्ट कैसा लगा 20 क्वेश्चन जरूर बता देंगे कमेंट बॉक्स में आप लोग। जी और जाते जाते लाइक कर देंगे और फटाफट अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे कि क्लास जो आपको ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से दिया जाता है, एक ज़बरदस्त मिलता है कॉन्सेप्ट के साथ। जी बिल्कुल, जब तक तोड़े नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, तो इस तरह बने रहेंगे। जी आपको जी कहने का मतलब कि तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। जी बिल्कुल, तुम मुझे टाइम दो, मैं तुम्हें सिलेक्शन दूंगा। जी आप मेरे क्लास में टाइम दीजिए, पक्का मैं सिलेक्शन दूंगा आप लोग को। बिल्कुल, जो ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस की ओर से आपको दिया जाता है। जी स्टडी जीके स्टडीज से जो आपको रसगुल्ले दिए जाते हैं, करंट अफेयर दिए जाते हैं। जी सभी मोस्ट सवाल जो आज बनाया गया, तो ज़रूर आपको अच्छा लगा होगा, मुझे विश्वास है। तो कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। आज का मोस्ट 20 क्वेश्चन तो इतना कम बनाया गया क्योंकि टाइप नहीं क्वेश्चन हो पाया था। तो रात में मैंने गए आपका 2 बजे रात को जगह टाइपिंग किया, तो 20 क्वेश्चन मैंने तैयार किया। बिल्कुल, तो सोचे कि आज क्लास से अगर क्वेश्चन टाइप नहीं हो पाता है तो क्लास बंद हो जाएगा, तो मैंने 2 बजे से टाइपिंग शुरू किया। तो 20 क्वेश्चन आपको जो मिला, बिल्कुल, तो 20 क्वेश्चन से करीब आपका 50-60 क्वेश्चन बन गया होगा, मुझे विश्वास है। जो मैंने एक्सप्लेन किया तो आपके एग्जाम के लिए प्लस पॉइंट हो जाएगा। कल फिर मिलेंगे सुबह 7 बजे। तब तक आप लोग से विदा लेता हूँ। आज का दिन आप लोग के लिए मंगलमय हो, फूल जैसा खिलते रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय ग्रेड अप कॉम्पिटिटिव क्लासेस, जय बिहार।